22 साल की एज तक आते आते तक 2013 में मेरा जो टर्नओवर था दैट वाज 6000 CR, 6000 करोड़। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब अगर आप पैसे कमाना शुरू कर, पैसे कमाना अलग चीज है, पैसे संभालना अलग। स्कूल लाइफ से ही बच्चों को सिखा देना चाहिए कि अगर आप कल को कमाना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, और कल को आपकी लाइफ में रिटायरमेंट लाइफ या बच्चों की लाइफ के खर्चे के हिसाब से करनी है, ये पैसों की वैल्यू क्या होती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो इस उम्र में एक कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताइए आप। अगर आप सिर्फ 3000 रुपये ही रखते जी। और आप 40 साल तक लगा के भूल जाते, रिटर्न से अगर आप ये देखो क्या वैल्यू बन रही है। 6 करोड़ 48 लाख। ये मिनिमम है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल निप्पू टॉक्स में। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा हटके होने वाला है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ ना कुछ हटके लेके आएंगे। कोई ऐसे इंसान है जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड बातें बताएंगे, आपको गाइड करेंगे या आपको सजेशन देंगे, या आप कह सकते हैं एक सलाह देंगे जो आप अपनी लाइफ में अगर लेके आए तो आप भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर अपने मनी को कैसे सेव कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं खुशीराम अरोड़ा सर। एंड वेलकम सर। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल सर, करना ही था क्योंकि करंटली मैं सर के साथ काम भी कर रहा हूँ एंड बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और मैं चाहता था कि हमारी ऑडियंस तक वो चीज़ें पहुँचे ताकि कहीं ना कहीं जैसे मेरे यूज़फुल वो चीज़ें हैं, मैं यूज़ कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को अपनी लाइफ में, और एक पर्सपेक्टिव मिला है मुझे भी कि मनी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को भी वो चीज़ आप बताएं। एंड उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। मैं अभी करेंटली तो रियल एस्टेट एडवाइजरी करता हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। खुद की इन्वेस्टमेंट मेरी चलती रहती है रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में। प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर रहा है इन्वेस्टमेंट में ही। शुरू से बचपन से ही मैं स्टॉक मार्केट की लाइन में ही मैंने काम किया, एज ए ब्रोकर काम किया है, एज एडवाइज़र काम किया है। और इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो बेसिकली एक कह लो पैशन है कि मुझे जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, बचपन से वही चीज़ की है वो चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के बारे में रीड करना, पढ़ना, जानना, समझना। ये मेरा मतलब पैशन है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंगल से कोई चीज़ मेरे से पूछता है तो वो मेरे को अट्रैक्ट करती है। आज भी मैं रियल एस्टेट भी अगर किसी को एडवाइस करता हूँ तो सबसे पहले मेरा एंगल होता है, इन्वेस्टमेंट एंगल होता है कि क्या जो मेरी एडवाइस है वो कितना किसी को फ़ायदा देके जाएगी, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी होती है। बस यही है मेरा काम, रियल एस्टेट एडवाइजरी, और लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ देना कि जैसे मैं खुद पैसा लगा के जैसे अपने उनके पैसे को अपना पैसा समझता हूँ, उनके रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके उनको एडवाइस करना, यही मेरा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि खुद कमाना एक डिफरेंट चीज़ है, बट लोगों को भी कमा के देना और उनको एक सलाह देना कि ताकि वो एक अच्छी अर्निंग कर सके अपनी लाइफ में, तो ये तो बहुत ही मैं कहूँगा एक तरह से पुण्य का काम है। एंड सर, आपने कहा कि बचपन से आप या बहुत छोटी उम्र से आपने स्टार्ट कर दिया था, बहुत छोटी उम्र से, है ना? कि मतलब आपने कहा कि कम उम्र से, तो मैं बचपन में चला गया। बहुत छोटी उम्र से। तो मेरे को आप ना थोड़ी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। क्या है कि हम लोग ना काफ़ी लोअर मिडिल क्लास से आए बेसिकली। मेरे फादर साहब ने काफ़ी सारे बिजनेस किया, काफ़ी सारे बिजनेस में अप डाउन रहे। लेकिन जो जो भी किस्म में लिखा होता है, मैं कहता है हम लोग 4 भाई बहन थे तो एक सर्वाइवल का भी इशू रहता था। मतलब बचपन में हमारा काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, तो हमने बचपन से ही लगा लो कि मम्मी पापा के साथ काम में साथ दिया कि जो जो उम्र क्या रही होगी बेसिकली, मतलब अगर मैं पहले अपने बिजनेस की बात करूँ तो बहुत बहुत छोटी ऐसी है। मतलब हम रामगढ़ में मेरे पापा की दैट टाइम मिठाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान के बाहर आई रिमेम्बर मैं शायद सिर्फ 4 या 5 साल का था, पापा ने एक खोखा लगाया। अच्छा इसका जिसको बोलते हैं वो क्या बोलता है, बीड़ी सिगरेट की दुकान अच्छा लगा दिया, और उसमें मुझे बिठा दिया गन्ने पे, है ना।
मतलब मिठाई की दुकान के बाहर बाहर लोग आते हैं जाते हैं लेते हैं, बिठा दिया मुझे वहाँ पे, और वहाँ पे बेसिकली मुझे बिठा दिया, और दैट टाइम 2000 रुपये बड़ी चीज़। और ये बात हो गई तकरीबन 28 पहले की, मतलब इतने इतने साल पहले की बात होगी। तो उस टाइम भी हमारे लिए तो 2000 रुपये बड़ी, 2000 रुपये शायद किसी के लिए बड़ी ना हो, पर 2000 रुपये बड़ी चीज़ होती। 2000 रुपये की सेल होना, और दैट टाइम सेल उसको मैं सोचता था कि कमाई हुई। और वो बिजनेस इंटरेस्ट में बचपन से आया। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, काम चेंज होते गए, 11-12 साल की एज में तो ये लगा लो कि जो पापा काम करते थे वो हम भी साथ साथ करवाते थे, करते थे। 12 साल की एज में मुझे याद है, हमारा एक जनरल स्टोर होता था दैट टाइम, और हम दिल्ली से सदर बाजार से सामान लाते थे। अच्छा तो इंडिपेंडेंटली मैं और मेरा छोटा भाई, मुझसे 2.5 साल छोटा, हम इंडिपेंडेंटली कुछ पैसे लेके दिल्ली सदर बाजार ट्रेन से, जनरल ट्रेन से जाके, शायद हमारे पास 5-7 हज़ार रुपये थे, वहाँ से सामान भर के खरीद के सदर बाजार से लेके आना, और उसको फिर बेचना करना। और वो किस सर टाइप के बेसिकली सामान रहते थे? वो तो खैर जनरल मतलब टॉयज हो गए, या एक बार मुझे याद है कि हम बहुत सारे हैट्स लाए थे, बैग्स होते हैं ट्रैवल बैग्स, वो लाए थे। एंड उसको फिर बेसिकली आगे मार्केट करके बेचना। बचपन से ही बेसिकली बिजनेस माइंडेड बचपन से थे कि कैसे पैसे को पैसा रोटेट किया जाता है या बनाया जाता है। बिजनेस बचपन से था, वो स्किल बचपन से थी कि कैसे खरीदना है या बेचना है, या पैसे की कैलकुलेशन कह लो। अगर मैं वैसे आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक तो हो गया पैशन कि आपको था कि एक पैसे से लगाव होता है, बट क्या ये एक फैमिली नीड भी थी? हाँ, दैट टाइम ये फैमिली नीड थी। हमें पता भी नहीं था कि उस टाइम पे फाइनेंशियल चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ें जब आपके ऊपर आती हैं तो आपको वो करनी पड़ती है। आप उस फ्लो में चले जाते हो ऑटोमेटिकली, आपको पता हो या नहीं हो, आप उस फ्लो में चल रहे होते हैं। आपको बिल्कुल इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि आप क्या सीख रहे हो, लेकिन आप वो फ्लो में चलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इससे आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती सर? नहीं, पढ़ाई में देखो, मैं बचपन से ही होशियार बच्चा, मतलब हमेशा ये लगा लो कि ठीक है, नॉटी बहुत था, मैं बहुत नॉटी था, खेलता भी बहुत था। ये भी जरूर नहीं, बहुत खेलता था, स्पेशली क्रिकेट और कंचे खेलना, ये बचपन की मतलब वो थी, मेरे प्लेइंग थे। अब अच्छा, इसके साथ साथ काम भी, हम मेरे मम्मी पापा बेसिकली हमें काम में लगाते थे, तो हम लगते थे काम में, और हमें इंटरेस्ट भी था। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मेरी 10th में मेरिट थी, 80% अबव मार्क्स थे। +1 में नॉन मेडिकल स्टूडेंट था। हाँ, एक लेवल ऐसा आया बचपन में, 11वीं में जब पढ़ रहा था +1 में नॉन मेडिकल, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो सर्कमस्टांस ऐसे हो गए थे कि वी वर एट द पॉइंट कि पर पैसे है नहीं, बिल्कुल भी खर्चा पानी नहीं चल पाएगा या कुछ ऐसा। तो दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्टडी छोड़ के मैं काम करूँगा, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा धक्का लगा फैमिली रिश्तेदारों से। मुझे लगा था कि शायद फैमिली रिश्तेदार जो होते हैं थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो आपको सिखाते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने साफ बोला कि 2 हाथ दी है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती, बेसिक पढ़ लिया बहुत है, काम करो, काम से पैसा है। जो आपके रिश्तेदार थे वो एक वर्डिंग हाँ, उनकी वर्डिंग थी। तो मेरी मम्मी पढ़े गए थे सर? हाँ, मम्मी को बहुत बुरी लगी ये बात। मतलब हम तो एक होप से आए थे कि किसी रिश्तेदार का गए कि चलो 5,000 रुपये दे दे तो मैं कोई सब्जी का काम शुरू कर लूँ जी पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हेल्प हुई। देन उस टाइम वो बात मुझे हिट की कि अब मुझे कुछ करना है, तो मैं मतलब ये लगा लो कि इनको करके दिखाना है मुझे। मतलब 11 मतलब उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया। देखो, सर्कमस्टांस नहीं थे मेरे पढ़ने वाले, ये मुझे समझ में आ गया था, लेकिन क्योंकि घर के लिए काम करता था, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। ये लगा लो कि 0 लेवल कहते हैं ना कि डेट अलग से है, घर के अगर मुझे बर्तन भी बेच के खाना पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन से मैं निकला। और कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो आपको सही बात। मेरी 10th का एडमिशन भी लगा लो कि किसी ने ग्रांट किया था, कि दिया किसी ने, या इसका ब्राइट स्टूडेंट है, इसको दे दो, इसको पढ़ना है, ठीक है। और +1 में मैं चला गया, लेकिन वो बात हिट की। पड़ोसी से 5,000 रुपये लिए, 2,000 घर दिए, 3,000 रुपये जेब के अंदर डाल के पंचकुले शहर के अंदर, अच्छा, कि और ये किस 2007 की बात, 2007 ठीक। पंचकुला शहर के अंदर आए। वो
पंचकुला इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रिश्तेदार रहते थे, तो कुछ करके दिखाने की इच्छा थी, पॉजिटिव थी कि इनके पास तो जाना ही नहीं ना किसी के पास दे, स्ट्रगलिंग जीरो से शुरू करना। पंचकुला 3 बार तो कुछ नहीं होते, शायद हफ्ते 10 दिन में खत्म बिल्कुल होते हैं। मतलब पहले दिन आए, काम किया, मंडी में से गए, कुछ सब्जी लाई, बेची, करी, सड़क पे सोए 2 दिन, मतलब वो टाइम भी देखा। और धीरे 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 वो पैसे ही खत्म हो गए, फिर जीरो से शुरू किया। मुझे याद है कि मैंने जब जीरो से शुरू किया, मैंने 50 रुपए किराए पे किसी से एक रेडी उधार ली एक दिन के लिए, 400 रुपए की पेटी सेब की ली। मतलब दैट टाइम मैं जीरो वैल्यू पे था, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मैंने उससे 400 के एक ही दिन के अंदर 800 भी मैंने बेचा, अच्छी स्केल की वजह से मैंने बेचा। अगले दिन 2 पेटी की। फिर ऐसे करते 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 मंथ एंड में कुछ पैसे जमा की, एक रेडी खरीदी, किराए की थी ना, कुछ खरीदी। मतलब कुछ ब्रीदिंग भी नहीं था कह लो, वो टाइम भी मैंने देखा। फिर वो काम मैंने 9 महीने किया। 9 महीने के अंदर अंदर काम को एक लेवल तक लेके आना कि अपने पास 20-25-50 हज़ार रुपये स्टॉक भी है, चाहे वो उधार था, सर्कुलेशन में कुछ भी था। और साथ साथ एक जॉब ज्वाइन की जहाँ मैंने बेसिक कंप्यूटर सीखा कह लो, ठीक है। नहीं कंप्यूटर सेंटर वगैरह? नहीं, मैं जॉब कर रहा था जहाँ पे मुझे जूनियर सेल्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी, से 610 में। वहाँ पे वो ग्रॉसरी वगैरह का और उसका जनरल स्टोर का ही काम था। वहाँ से मुझे बेसिक कंप्यूटर, थोड़ा इंटरनेट के बारे में पता चला कि इंटरनेट कुछ होता है, या कंप्यूटर के बारे में चलाना, ऑन ऑफ करना, या कुछ एक्सेल चलाना, कुछ इस तरीके का। मुझे मेल क्या होता है, वेब क्या होता है, थोड़ा पता चला। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली 9 महीने के अंदर, उसको मैंने अभी अपने लिए यूज किया। बट अगेन हमेशा एक चीज़ जो मेरे साथ रही, मेरे भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, वो ये कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, हमेशा हंसता रहा बचपन से। ये जब आप बता रहे थे कि ये सब चीजें हो रही थी, ये जो चीजें हो रही थी, मैं बिल्कुल 1% नेगेटिव नहीं था, मैं कोई क्राई नहीं कर रहा था, मैं कोई ऐसा भी नहीं था कि मुझे मतलब कंप्लेन कर रहे हो भगवान? नेवर 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 कंप्लेनिंग। मुझे तो ये लगता था कि शायद ये जिंदगी के सबसे हैप्पी मोमेंट्स है, क्योंकि मैं इतने जीरो माइनस लेवल में जा चुका था कि मेरे लिए 3,000 रुपये की नौकरी भी बड़ी चीज थी, वो काम कर पाना बड़ी चीज थी। मैं इतने नेगेटिव, लेकिन मैंने नेगेटिविटी को कभी माना ही नहीं। स्ट्रगलिंग डेज में भी आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो एंजॉयिंग दैट मोमेंट। मेरे को तो मजा आ रहा था, मैं काम भी कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय में पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव रखना होता है। और कहीं ना कहीं आप अनकॉन्शियसली माइंड पॉजिटिव थे, तो वो आपके लिए वर्क भी कर रही थी। मतलब मेरे को याद है जब मैं उस टाइम पे एक बार रेडी पकड़ा था, तो मुझे कस्टमर आए, उन्होंने बोला, मैंने उनको फ्रूट्स के बारे में बताया, करा सेल की, तो बोले बेटे कहाँ से पढ़े? नहीं, उसने मेरे सीधा सीधा स्कूल का नाम लिया, नीता मुझे पढ़े हुए। हाँ जी, आपको कैसे? कहते हैं आपकी बाद में बता देंगे। कहते हैं आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, जहाँ आप बेसिकली खड़े हो, यू डोंट बिलोंग हियर बेसिकली, आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, कहीं और के लिए बने। उस टाइम पे मुझे 2007-8 में ये बात बोली किसी ने। ठीक है, अभी तो टाइम है जैसा है, ओके, तो मस्ती में थे, मैंने कहाँ उस बात को रियलाइज किया। लेकिन आज जब मैं वो जर्नी देखता हूँ, तो सच में उस आदमी की जजमेंट कितनी सही थी। जजमेंट ठीक है सर, क्या पता वो भगवान ही है। हाँ, चलो भगवान आते हैं, भगवान हर किसी हर रूप में आते हैं, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। और दैट टाइम में नास्तिक था। अच्छा, क्योंकि मुझे मंदिर जाना नहीं पसंद था, मुझे पूजा पाठ नहीं पसंद था। मैं कितने बार ऐसा होता था, मंदिर जाता नहीं था, घर वाले जाते थे, मैं जाता नहीं था। अपने वो माइंड सेट होता है ना टीन एज के टाइम पे, आपको लगता है कि यार भगवान, ये पूजा पाठ, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे ही लोग बस बोलते हैं। हालांकि बचपन से मम्मी पापा ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक एज आते आते थे ना, आप ऐसे हो जाते हो। बिल्कुल ठीक है, फिर बाद में आपको समझ में आते कि नहीं, सरेंडर, भगवान कोई चीज़ है जो चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। बाद में समझ में आते, पहले नहीं आते, पहले तो आप ऐसे ही बस चल रहे होते। तो बड़ी जर्नी मेरी जो रही है ना, स्ट्रगलिंग वाली रही है, लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा मैंने एंजॉय करा इस जर्नी के अंदर ना, बहुत एंजॉय किया। हर मोमेंट को मैंने एंजॉय किया। मेरे को याद है कि 2018 से पहले मुझे ज़िंदगी में कभी याद ही नहीं था कि मैं कभी बीमार हुआ हूँ, कभी बुखार तक हुआ हो मुझे, या कभी मैं रोया हूँ। और उस दौरान आप कह रहे हैं कि आपको बाहर भी सुना पड़ता था कभी? मतलब वो टाइम आया 2-3 दिन के लिए कि हाँ, जब मैं शहर के अंदर आया, स्टार्टिंग मतलब फिर ऑब्वियसली बात है कि
कमरा लिया, छोटा सा कमरा था, उसी के अंदर किचन था, उसी के अंदर ये लगा लो बाहर जाके वॉशरूम था या ऐसा कुछ था। वो टाइम था निकालना, वो टाइम खुद ही खाना बनाना है, रात को जाके सही बात। खुद ही खाना है, हम्म। और वो टाइम था निकालना है, वो टाइम स्टडिंग टाइम था। लेकिन आई वाज सो एंथुसियास्टिक, हैप्पी। वो एक लाइक मेरा मोमेंट था, निकल गया, अच्छा था, बढ़िया था, एंजॉयड दैट। वो उसने मेरे को मजबूत किया, हमेशा स्ट्रांग किया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी की लाइफ में आज कोई टाइम ऐसा चल रहा है, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है या कुछ ऐसा है, तो सैड फील करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप और स्ट्रांग हो जाओ। और मेरे ख्याल से इस दौरान आपको जैसे आप बता रहे हैं कि पैसों की वैल्यू भी समझ में आ रही थी। पैसों की आज उन सिचुएशंस की वजह से मुझे एक एक पैसे की, एक एक रुपए की वैल्यू है आज। ठीक है, परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, जितना नहीं सोचा था उतना भी है। मतलब उस टाइम पे तो हम ये सोचते थे कि शायद एक बाइक मिल जाए और एक बैग मिल जाए, हम ऑफिस में बाइक पे जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और उस टाइम पे वही बाबू लगता था कि बाबू बन के जा रहे हैं। लेकिन आज परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ है, और अच्छी समझ दी, अच्छी बुद्धि दी भगवान ने। तो हाँ, एक चीज़ और अच्छी मैं बताऊंगा अपने बारे में, वो ये कि मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, जिससे मैं किसी ऐप में नहीं फंसा। मैंने अभी तक, मतलब टिल माई लाइफ, मैंने ना कोई बियर टेस्ट की है, ना कोई शराब, ना सिगरेट, तंबाकू, नथिंग, कोई ऐप। बहुत जरूरी है। मतलब ये चीज़ मेरी लाइफ का, ये लगा लो कि एक मतलब मेन चीज़ है कि मैंने ये चीज़ नहीं की, कभी ज़रूरत ही नहीं फील, इतना मेरे को हैप्पी फील होता है, आई एंजॉय। और सर मेरे को लगता है इन्हीं वैल्यूज ने जो आपको अपने पेरेंट्स से आपको मिली है, इसने आपको भटकने भी नहीं दिया कहीं। कभी गलत राह पे भटकने नहीं दिया, कभी गलत डिसीजन नहीं लेने दिया, ठीक रहा, हमेशा बढ़िया रहा, बढ़ते गए। 3,000 की जॉब से, मतलब ये लगा लो, वो मैंने फिक्स टाइम वाली जॉब जब छोड़ी, मुझे लगता था कि यार वो मेरी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मैं 16 साल का था उस वक्त पे, मुझे लगता था कि वो मेरी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और मैंने वो छोड़ दी। अगली जॉब के लिए मुझे 1-1.5 महीना मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब वो मिली, मुझे मिली स्टॉक मार्केट की जॉब, जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, लोगों के लिए काम करते थे स्टॉक मार्केट का। जो हाँ, ब्रोकर्स ब्रोकर थे वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, और वहाँ पे मुझे बेसिकली बड़े सपने दिखने लगे, यार पैसा इतना भी होता है वो में। और लोग, मतलब लोग लाखों रुपए का ट्रेड करते हैं, लाखों रुपए का नफा नुकसान रोज करते हैं। तो वो चीज़ें मेरे को वहाँ से पता चली, और वहाँ पे भी मैंने बड़ा अच्छी चीज़ें सीखी, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें सीखी। वहाँ से मैंने व्यवहार सीखा। व्यवहार मतलब ये लगा लो कि कैसे आपको ईमानदार रहे। ईमानदार मीन्स ये लगा लो कि पैसे का लेन देन व्यवहारिक बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, कि अगर किसी के पैसे देने हैं, कमिटमेंट करी है 12 बजे देने हैं तो देने हैं, अगले दिन देने हैं तो देने हैं। तो वो चीज़ मेरे को वहाँ से आई। और वो स्टॉक मार्केट की जो शुरुआत है, बीज है, जो कहते हो कि वहाँ स्क्रीन मैंने देख के मेरे को पता चल जाता था कि बेसिकली अब क्या रेट होने वाले हैं, क्या लग रहा है, वो इंट्यूशन। तो बेसिकली आपको वैसे वहाँ पर वर्क क्या था एग्जैक्टली कि मतलब आप क्या काम वहाँ पे मैं सारे काम करता था basically, क्योंकि मैं बहुत जूनियर पोजीशन पे था, तो मैं सारे काम करता था वहाँ पे मैं देखो उनका अकाउंट्स भी देखता था, उनका ऑपरेटर भी मैं था। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट ट्रेड दे रहा है, कहीं पैसे लेने देने जाना है तो वो मैं करता था, कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने कहीं भेजने करने हैं तो मैं करता था। इवन वो कभी कभी मुझे घर भी भेज देते कि चलो आप ये घर से टिफिन ले आओ, या बच्चों को ड्रॉप करना है तो वो भी करो। सारे काम मैंने किए। तो वो टाइम था ऐसा मैंने किया, और मैंने वो अच्छा टाइम स्पेंड किया, बड़ी अच्छी मेरे को। उस टाइम आपको सैलरी क्या मिल रही थी? स्टार्टिंग मैंने 3,000 से की थी, और मैंने वहाँ 2.25 साल काम किया, तो मुझे जब मैंने छोड़ा तो मेरे को 8,000 रुपये मिले। अच्छा, हाँ, जहाँ आपने न्यू ज्वाइनिंग की थी। जान न्यू जॉइनिंग की थी, तो वहाँ मुझे उस टाइम मतलब वो 8,000 से आप खुश थे उस टाइम की? नहीं, मैं अपने पैसे से कभी सेटिस्फाई था नहीं, कभी नहीं। मेरे को ये लगता था कि यार मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, और मैं मेहनत इसलिए भी ज़्यादा करता था कि मैं चाहता था कि मुझे पैसे ज़्यादा मिले। मैं कभी ऐसा नहीं करता था कि यार मुझे तो 3,000 मिले हैं, मैं तो 3,000 में इतना ही काम करूँगा। नो, मैंने हमेशा ये किया कि मैं 3,000 मिल रहा है तो मैं 6,000 का काम करूँगा, मुझे 6,000 दो। हाँ, तो मैं हमेशा इस चीज़ में रहता था कि मैं अगर काम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मिलना चाहिए ज़्यादा। नोटिस करते थे लोग? हाँ, नोटिस देखता था, वो दिखता था, वो नोटिस, वो इतने सालों बाद भी ये लगा लो कि वो मेरे को प्यार करते हैं, एज़ फैमिली मेंबर रखते हैं। उन्होंने आज भी ये लगा लो कि एक दिन मुझे याद है, कुछ दिन पहले उनका बेटा मिला जब वो 1.5 साल का था, और आज इस बात को हो गए हैं तकरीबन 14 साल हो गए हैं, उनका बेटा बड़ा हो गया। मेरे ख्याल शायद 10th में है।
एंड लिटरली बैंक में मिला एंड उसने मेरे पैर छुए बेटे। क्यों छुए? क्योंकि उनकी मदर ने उनको सिखाया था कि बेटे बड़े होने के अगर कुछ बनना है ना, कुछ कैसा बनना है ना, तो खुशी जैसा बन। क्योंकि आपकी जर्नी देखी थी उस टाइम। उन्होंने मेरी जर्नी देखी, उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा था, उन्होंने मेरे मतलब वो बेसिकली मेरे को अब वो ये बोलते थे कि अगर हमारे बच्चे बने ना ऐसे बने। तो ये मेरी लाइफ की एक इन कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम बहुत बड़ा था मेरे लिए। बहुत बढ़िया। और कि वो काफ़ी रिच है, लोग काफ़ी रिच है, फिर भी वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना ऐसे बने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। तो और स्टॉक मार्केट मेरे लिए ये लगा लो कि शुरुआत वहाँ से हुई, नॉलेज मिली। फिर आगे एक और जॉब की मैंने, वहाँ मुझे 10,000 रुपये मिले, वहाँ पे मैंने ऑपरेटर का काम किया। आपने मेरे को बताया था कि इस दौरान आप कहीं ना कहीं वो अपनी एजुकेशन भी पूरी करने के बारे में सोच रहे थे। अरे वो बहुत एजुकेशन रह गई। दैट टाइम जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, करनी चाहिए। तो मुझे था कि मेरी पढ़ाई बीच में रहेगी, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मेरे को आगे नौकरी कैसे अच्छी मिलेगी, क्योंकि बात में फिर अटका रह जाऊंगा। तो मैंने ओपन बोर्ड से +2 की अपना कॉमर्स में, और मेहनत की, कुछ सेल्फ स्टडी की। और मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मेरा 2:30 बजे अगर एग्ज़ाम है, साइकिल से मैं जाता था, 2:30 बजे अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 2 बजे वहाँ से छुट्टी करके 2:30 बजे एग्ज़ाम देने जाता। तो और फिर भी मेरे मार्क्स जो है 63% मार्क्स, मैं मतलब फर्स्ट डिवीजन में पास था +2 में। मतलब ये मेरी बेसिकली क्विक लर्निंग की कह लो कि कैपेसिटी, कि मेरे को जल्दी सीखने को हो जाता है कि अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो मैं जल्दी सीख रहा। तो चीटिंग नहीं मेरे से होती, चीटिंग सामने अपॉर्चुनिटी आई भी लेकिन हाथ का मतलब गलत तरीके झूठ से आगे नहीं ना। अमल करता हूँ। किसी क्लाइंट को गलत एडवाइस कर नहीं सकता, नेचर के अंदर नहीं, वो बेसिकली आएगा नहीं, अंदर से हार्ट टू हार्ट नहीं आएगा, मना कर दूंगा, होगा नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मतलब स्टॉक मार्केट से तो मैंने ये लगा लो कि ठीक ठाक पैसा बनाया है। फिर मैंने वो 2008, 9, 10 वाली की नौकरी छोड़ी मैंने। फिर 10,000 की एक नौकरी की चंडीगढ़ में, वहाँ पे कुछ काम सीखा, वहाँ पे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर 15,000 की मुझे एक नौकरी मिल गई, वो कंपनी बंद हो गई थी तो मुझे 15 की नौकरी मिल गई। फिर उस बंदे का भी काम थोड़ा सही नहीं चल रहा था तो मेरे को आगे 20 की नौकरी मिल गई। 20 की नौकरी के बाद ये लगा लो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैंने अपना काम खोलना है। मेरे पास तब तक ये लगा लो कि कोई 60-70 हज़ार रुपये जमा हो गए थे। रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरे में बचपन से थी रिस्क लेने की कैपेसिटी। मैं हमेशा और आगे की बड़ा सोचता। शायद इसलिए कुछ खोने का डर नहीं खोने का, देखो मेरी बात सुनो, जो बंदा नीचे से ऊपर आया होता है ना, रिस्क ले लेके आया होता है तो उसका ऑलरेडी, जैसे मान के चलो मैंने 5,000 से 10,000 किए तो मैं वो 5,000 का रिस्क कैपेसिटी अपना बढ़ाता जाता है। ऐसे ही होता है हमेशा, सीधा ही आपके पास अगर कहीं पैसे पापा मम्मी के तो फिर बंदा जैसे मर्जी उड़ाता है, लेकिन मैंने हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेके काम किया। वो 70,000 रुपये जो मेरे पास थे, मैंने उस पूरे पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया। मैं अब तब तक इतना कुछ सीख चुका था कि मैं चलो कुछ क्लाइंट्स का अगर काम करूँ, कुछ एडवाइस करूँ, कुछ ब्रोकरेज का काम करूँ तो मेरे को कुछ बिजनेस आ सकता। और वो मेरी पहली शुरुआत थी। 70,000 रुपये मैंने, 20,000 रुपये तकरीबन मैंने रेंट पे किया, 20,000 का लैपटॉप ले आया, कुछ एडवांस किसी को वो क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी देनी होती है वो दी, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया चंडीगढ़ सेक्टर 9 में बर्कले के साथ। वहाँ पे मेरा काम पहले मेरे तो जीरो, कुछ नहीं, ऐसा लगा कि यार गलती कर दी जॉब छोड़ के। अच्छे भले 20,000 रुपये महीना आ रहे थे, जॉब छोड़ के गलती कर दी। लेकिन नेक्स्ट मंथ मुझे कुछ क्लाइंट मिल गए, उनसे मुझे अच्छा लगभग 3 लाख के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे जॉब या पर भी आई। मैंने एक टाइम ऐसा भी इंजॉय किया कि मुझे 50,000 रुपये किसी की अकाउंट मैनेज करने के मिल रहे हैं और मुझे मेरा काम भी चल रहा है, सब सही चल रहा है। मतलब वो फेस था कि चलता रहा। 22 साल की एज तक आते आते तक 2013 में मेरा जो टर्नओवर था दैट वाज 6,000 CR, 6,000 करोड़। ओके, वो मतलब मेरे लिए एक मतलब अचीवमेंट थी। एज ब्रोकर मैं छोटी एज में ही फेमस हो गया था कि यार 22 साल की एज में 22 साल की एज में। और क्योंकि 22 साल की एज में अगर आप देखा जाए, जिस टाइम की आप बात बता रहे हैं या आज की बात भी कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं इस एज में डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सा पढ़ रहे कोर्स होते करें। हैं, अभी तो पढ़ रहे होते हैं या पढ़ के निकले होते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है।
बट लेकिन मैं वो 22 साल की एज में 21 साल की एज में लगा दो सारी चीज़ें, क्योंकि वो सिचुएशन ने मुझे डाला। और मैं कहता हूँ भगवान ने सही डाला, सही अर्ली टाइम में डाल दिया तो अच्छा किया, बाद में तकलीफ आने पड़ते, सीखना पड़ता। ठीक है, जो समय दिया अच्छा दिया। मैं एक और चीज़ मैं मिस कर गया बताना, वो ये कि बचपन में ना मैं जैसे कुरुक्षेत्र में रहता था, और वहाँ हमारा स्कूल का नाम भी गीता स्कूल था, श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। तो और कुरुक्षेत्र में सब जगह ना, स्पेशली अगर ब्रह्म सरोवर जाओ, वहाँ पे लिखा हुआ है गीता का गीता सा, जो होता है अच्छा होता है, जैसा होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, क्या लेके आए थे, वो जो लाइन है ना, जो होता है अच्छा होता है, जैसा होता है अच्छा होता है, जितना होता है अच्छा होता है, वो लाइन ना हमेशा से अंदर थी। हाँ, कहीं ना कहीं आप देखते ही ऐसे कि उनको उसकी वजह से मैं कभी नेगेटिव हुआ नहीं, किसी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं। वो आज भी मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ मेरे साथ कितनी भी बुरी हो जाए, मैं उसको नेगेटिव नहीं कहता। सर बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही आपकी, क्योंकि एक थॉट को लेके चले आप कि कुछ करना है हाँ, एंड नहीं पता कुछ करना है, लाइफ जैसे ले जा रही है, फ्लो में जा रहे हैं एंड लाइफ से सीखते जा रहे हैं। इस बीच में आपने पढ़ाई भी की एंड सब कुछ मैनेज किया। मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को उस टाइम सपोर्ट ही कर रहे थे। एंड मेरे को जो सबसे आपकी ओवरऑल जो इस आपकी जर्नी में देखा मैंने कि पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रॉपर रही, जिस चीज़ ने आपको बरकरार भी रखा, मेंटेन रखा, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी क्योंकि हार्ड हो जाता है सर सुनना। क्योंकि लोग जिसको स्ट्रगल कह के शायद अगर मैं कहूँ कि किसी के इमोशंस के साथ वो करते हैं कि जैसे यार मैंने तो बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ, मतलब लोगों को बताने का तरीका ये है, बट आपके बताने का तरीका ये था कि यार मैंने स्ट्रगल देखा और मैंने एंजॉय किया। मैंने लिटिल एंजॉय किया, तो एंजॉय किया। और मुझे लगता है कि लोगों को इसी पर्सपेक्टिव से अपनी जर्नी को देखना भी चाहिए। हाँ, तभी जो मोमेंट है उसको एंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। खुश रहना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं सर आपसे बात कर रहा था तो मुझे आपकी जर्नी में एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगी। नो डाउट कि आपने ग्रोथ किया लाइफ में, है ना, बट 22 साल की उम्र में आपने अपना खुद का कर लिया। वो कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे किया, क्या मैनेज किया, इसके बारे में बताइए। देखो, उस टाइम पे क्या था कि सबको ये था कि अपना घर लेना है, अपना घर लेना है। मेरी फैमिली को पूरी को था कि घर अपना होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए, क्योंकि घर अपना होगा तो ही बच्चों की आगे शादी होगी, कुछ होगा। घर अपना होता तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैरिज हो गई थी आपकी? नहीं नहीं, मतलब कमिंग टाइम में बेसिकली ओके ओके सोचते हैं ना कि घर होगा तो शादी होगी। ओके। तो वो घर लेना एक बड़ी चीज़ थी, और वो बड़ी चीज़ थी। और मेरे पापा ने भी हौसला दी मुझे कि नहीं तू ले ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू कर लेगा। और दैट टाइम मेरे को याद है, मैं 2013 में जब मैं 12-13 में काम कर रहा था, तो उस वक्त पर सिचुएशन ये थी कि 21-22 साल की एज में मैं आ, काम करने के बाद, खर्चे करने के बाद लाख रुपए महीने सेव कर लेता था। अच्छा, मतलब खर्चा करने के बाद? हाँ, लाख रुपए महीना सेव कर लेता था। और फिर जब कुछ पैसे थोड़े जमा हो गए, कुछ मम्मी के पास भी ज्वेलरी थी, तो उससे ऐसा हो गया कि मम्मी कहते नहीं हमें तो कुछ शायद छोटा 100 गज जगह, 50 गज जगह, अपना करो क्या है? मन लगी थी, कुछ कुछ जगह लेनी, घर लेने। उनको तो बस इतने लिए, उतने में ही वो बहुत खुश थे। लेकिन फिर जब घर देखना शुरू किया कि चलो देखते हैं सही, एक घर पसंद आया, घर ले लिया। 22 साल की एज में घर ले लिया। और घर लेने के बाद सिचुएशंस चेंज हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई कि घर लेना, जो फाइनेंशियल इतने बड़े डिसीजन लेना, कि क्या गलतियाँ होती हैं। ट्रैप भी हुए इसके अंदर, लंबे ट्रैप हुए कि लोन लेके अगर आपको घर लेना है या गाड़ी लोन लेके लेनी है। अच्छा, लोन ट्रैप में बेसिकली? हाँ, मैं लोन ट्रैप में भी फंसा, मैं अच्छा फंसा, लोन ट्रैप में भी फंसा। मतलब वो रिस्क जो कैपेसिटी लेने की थी, क्या लोग वो उसके बाद निकलते हुए, ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं आ रहा था, काम नहीं आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोन ट्रैप्स होते हैं ना, ये आपको फंसाते हैं। ये बेसिकली राइट डिसीजन नहीं होते। अगर आपने सही कैलकुलेशन नहीं लिया है तो, और सही डिसीजन नहीं लिया है तो। उस टाइम में फाइनेंशियल नॉलेज इतनी दी थी, लेकिन मेरे को शौक बहुत था फाइनेंशियल चीज़ें पढ़ने का, फाइनेंशियल नॉलेज लेने का। मुझे याद है मेरी +2 तो हो गई थी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया, बट मैं काम में इन्वॉल्व था, नहीं कर पाया। बट फिर मैंने सोचा कि मैं CFP करूँगा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। उसके लिए मैंने एक जगह एडमिशन लिया, 2 जगह एडमिशन लिया, नहीं समझ में आ रहा था। बिना एडमिशन लिया, प्लस मैंने सीखा, सीखने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ आया, क्योंकि टीचर नहीं, मतलब वो ऊपर से पढ़ाया चले गए, नहीं समझ आया। फिर मैंने सेल्फ स्टडीज करना शुरू किया,
ऑनलाइन वीडियोस देख के, कंटेंट रीड करके, बुक्स रीड करके, मैंने उसके मॉड्यूल्स रीड करके मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखा। फिर जब मैं म्यूचुअल फंड की तरफ गया बाद में, तो म्यूचुअल फंड की जर्नी के अंदर मेरे को काफ़ी कुछ फाइनेंशियल चीज़ें सीखने को मिली। फाइनेंशियल्स कैसे प्लान करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो मेरा इंटरेस्ट पार्ट जो था ना वहाँ पे, फिर मेरे को बहुत साल लग गए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते करते, 5 साल लगभग लग गए कि क्या गलतियाँ हुई। घर लोन पे लिया, गाड़ी ली लोन पे ली, अपने आप लाइबिलिटीज पाली ऑफिस रेंट पे, तो कई सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब बीच में आई कि मेरा डाउनफॉल भी आया लाइफ में। डाउनफॉल भी आया मीन्स ये लगा लो, पैसे तो कमा रहे थे लेकिन सब क्या हो रहा था कि नीचे से नल खुले थे। पैसे कमाने के बाद बहुत फ्लो खुला था, तो पैसे कभी उतने जिस स्पीड से पहले सेव हो रहे थे, पैसे सेव होने कम हो, खर्च होने ज़्यादा शुरू हो गए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है तो बढ़ती है, तो खर्चे भी बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब अगर आप पैसे कमाना शुरू कर, पैसे कमाना अलग चीज़ है, पैसे संभालना अलग। तो मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ की, जो मैंने धक्के खा के या मैंने खुद स्ट्रगल करके सीखी, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो मुझे बाद में समझ आई। जब मैं पढ़ा, जब मैं उस चीज़ से निकला, कैसे डेट ट्रैप से बाहर आया, क्या किया, वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है ना, वो अमेजिंग है। वो होना चाहिए, हर एक की लाइफ में होना चाहिए, और वो स्कूल लाइफ से ही बच्चों को सिखा देना चाहिए कि अगर आप कल को कमाना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, और कल को आपकी लाइफ में रिटायरमेंट लाइफ या बच्चों की लाइफ के खर्चे के हिसाब से करनी है, ये पैसों की वैल्यू क्या होती है, बच्चों को बचपन से ही सिखा दें। ये मैं मानता हूँ ये चीज़ की कमी है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आपको सब कुछ सिखा देंगे, एमबीए तक भी करा देते हैं, लेकिन लिटरली ये लगा लो कि पैसे के बारे में ना सही तरीके से नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। बिल्कुल सर। तो सर अब जैसे आपने बताया सब चीज़ों के बारे में, एक तो आप मुझे 2 चीज़ के बारे में आप मेरे को प्लीज़ बताइए कि एक तो हो गया जो आप लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, प्लस कम उम्र में, क्योंकि एक 22 साल का लड़का जब अपना घर ले रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में 10 चीज़ें होती हैं कि जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं कार लूँगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं, मतलब शौक पाल लेता है कई ऐसे, एंड जो कि नेचुरल भी है सर, क्योंकि एज ऐसी होती है। नेसेसिटी भी थी हमारे, तो देखो नेसेसिटी भी थी, ऐसा नहीं कि मेरा खाली शौक था, नेसेसिटी भी थी। काम के लिए कार की भी नेसेसिटी थी, रहने के लिए घर की भी नेसेसिटी थी, नेसेसिटी भी थी, बट ऐसी कई, लेकिन वो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ नहीं हुई चीज़ें। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स ही लगा लो कि कितना आपका डेट होना चाहिए, किस इंटरेस्ट रेट पे होना चाहिए, अगर आप कार ले रहे हो तो कितनी, बेसिकली कल को आपने क्वेश्चन की होती है कि फिक्स इनकम आपकी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें पहले से अगर पता हो। सर मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ। आपने अपने स्टोरी के बिहाफ पे आप हमें बता रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, या फिर आप मुझे ले लीजिए, हम लोगों की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो जब मैं 21-22 साल की हूँ एज में आ रहा था, तो मन में बहुत से शौक थे। मतलब हम शायद मैंने भी 22 साल की उम्र में अपना पहला सॉन्ग दिया था ब्लैक डॉग, जो हमारा रिलीज हुआ था, उसमें मैंने उसका हमने काफ़ी अच्छी अर्निंग की, बहुत अर्निंग की। बट जैसा आपने बताया कि आपने जो लोन ट्रैप में आप फंसे थे या आप कर रहे थे, रीज़न पर बहुत सुटेबल था कि आपने घर खरीदा, आपने ज़रूरत की वाली चीज़ें खरीदी। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम था कि यार मुझे ना अच्छा दिखना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ब्रांड के जूते पहनने हैं, और कुछ मतलब बाइक ले लेनी है कोई शौक के लिए, या समझ रहे हैं आप कि अपना शौक पूरा करना है। बट वही आपका डिफरेंट था कि आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे थे शायद कि अगर आप प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करती है फ्यूचर में, आप एक एसेट बन जाता है। नहीं, उस टाइम पे अगर मुझे नॉलेज होती, अगर सही बात करूं तो मैं नॉलेज होती तो मेरी इनकम तो अच्छी थी, मेरे पास एक थोड़ी अमाउंट भी थी, मैं गाड़ी लेने के बजाय या इमीडिएटली घर लेने के बजाय मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करता, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, या कुछ SIP साथ में करता। चल रहा है कि मैं गाड़ी लेता, उस तरह मैं कोई ऐसा यही चीज़ में इम्पोर्टेंट, यही मैं कहने वाला हूँ कि ये आपने ऐसा सोचा, बट आज आप अपने जर्नी के हिसाब से हमारी ऑडियंस को ये बताइए
कि अगर वो 21-22 साल की एज के हैं, तो जो आप कह रहे हैं SIP, म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आती, हाँ क्योंकि उसके नीचे एक वर्डिंग्स भी आती है, ये सब जोखिमों के अधीन है, हाँ तो कृपया ध्यान से इन्वेस्ट करें, है ना, जो भी होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान एक बार सोचता है, अरे यार ये सब बाद में देखेंगे, अभी लाइफ जीते हैं। तो अगर एक 22 साल के लड़के को इन्वेस्ट जो कमाल जो कमा भी रहा है, या मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी पॉकेट मनी मिल रही है, या कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, और वो चाहता है कि आप कहीं इन्वेस्ट करें, सेविंग्स करें, तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो इस उम्र में एक कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, तो उसके बारे में बताइए आप। देखो, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है उसका लगातार करते रहना, उसकी कंसिस्टेंसी। अब अगर कोई कमा रहा है, लेट्स से वो मतलब कोई 22 साल का लड़का है और वो 10,000 रुपये महीना भी कमा रहा है जी। और उसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है, ठीक है, उसके अपने कुछ पर्सनल खर्चे हो सकते हैं, बट लेकिन अगर उसकी कुछ लाइबिलिटी नहीं है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड लगाना चाहिए। ओके। और मैं ये बोलूँगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म लगाता है, लॉन्ग टर्म लगा के छोड़ना चाहता है, तो उसको स्मॉल कैप्स में लगाना, ये मिड कैप्स में लगाना, वो लगा के उसको छोड़ने चाहिए। उसको आदत बनेगी, वो धीरे 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 जैसे जैसे पैसा ग्रो होगा ना, तो उसको दिखेगा कि मेरा पैसा तो ग्रो होता है, पैसा सेव करने से पैसा ग्रो होता है, तो उसकी एक हैबिट बन जाएगी इनिशियल स्टेज। ओके। और वही क्या होता है जब नॉर्मली होता क्या है कि वो 22 साल का लड़का है, उसको अभी उसके कई सारे शौक होते हैं, 10,000 रुपये का अगर कमाता है या 15,000 कमाता है या कुछ भी अमाउंट कमाता है, जी। तो उसके ना अपने शौक होते हैं, उसको बाइक भी लेनी होती है, गाड़ी भी लेनी है, घड़ी भी लेनी है, सब लेना है ना, तो उसके शौक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो खर्च कर देता है। जी। लेकिन रूल ये होना चाहिए कि पहले वो इन्वेस्टमेंट कर दे 30%, 40%, 50%। 30% आइडल है, 30% मिनिमम होना ही चाहिए, उसके ऊपर जितना करेगा वो अच्छा है। 30% वो अमाउंट उसको सेव करना चाहिए, और उसके बाद वो अपने खर्चों के लिए कैसे कर सकता है कि मान के चलो अगर तो खैर लाइबिलिटी जीरो है 22 साल की एज में, अगर वो पेरेंट्स के साथ रहता है तो लाइबिलिटीज ऐसी होती नहीं है। मेरी तो खैर नेसेसिटीज थी, खर्चे बहुत थे, घर की डिपेंडेंसी बहुत थी। लेकिन नॉर्मल एक सिनेरियो की तरह की बात करें जिसको पॉकेट मनी मिलती है या वो एक्स्ट्रा अर्न करना भी शुरू किया, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उसको 30-40% मिनिमम उसको सेव करना चाहिए। उसके बाद जो बचता है उसको अपने शौक पूरे कर, ठीक। और या फिर कहीं जो वो फिनिश करते हैं। सर एक चीज मैं पर्सनली समझना चाहूँगा कि मैंने बचपन से भी सुना कि हमारे पेरेंट्स ने, मेरे ख्याल से हर एक इंसान को, हमारी ऑडियंस को एक चीज़ सुनने को मिली है अपने पेरेंट्स से, वो होता है कि सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। मैंने भी बहुत सुना, बट उस टाइम हमें ये नहीं पता होता कि जो सेविंग्स करनी हो वो कहाँ करनी हो, हाँ, ये नहीं बताया जाता है ना। कि अगर जैसे आपने बताया कि 30%, तो 30% में ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ वो अपने पैसे डाल सकता है, एंड और एक आने वाले टाइम में या अपकमिंग टाइम में उसको सेविंग के साथ अच्छी इनकम उसको मिल जाए, या फिर कह सकते हैं कि उसकी सेविंग जो अमाउंट है वो अच्छी तरीके से उसको मिल जाए वापस। देखो, अगर अर्ली एज की बात करें, जब जब कमाना शुरू करता है तो उसको रेस्ट लेना चाहिए अपने पैसे से, जी। क्योंकि अभी उसकी लाइफ के बहुत सारे साल ऐसे पड़े हैं जहाँ उसने कमाना है, क्योंकि अभी उसकी जर्नी जस्ट शुरू हुई है और उसकी कोई लाइबिलिटीज कम है। जैसे जैसे वो एज में बड़ा होगा, उसकी शादी होगी या बच्चे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पे वो फिर उतना शायद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। और जितनी अर्ली आप शुरू कर देंगे उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। जी। अगर कोई 21-22 साल की उम्र में आज सेव करना शुरू कर देता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट सेव कर सकता है, अर्ली रिटायरमेंट ले सकता है, उसको एक कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो आदमी 80 साल की उम्र में जाके या 60-70 साल की उम्र में जाके बेनिफिट लेगा, वो हो सकता है 40 साल की उम्र में और वो जल्द। तो ऐसे कौन से और प्लेटफॉर्म है? छोटे म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड अगर कोई अर्ली एज में शुरू कर देता है, जी, कोई एग्जांपल देंगे, कोई यूनिट अगर हम पकड़ के चलें कि अगर वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो एक आने वाले टाइम में उसको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है, कोई एग्जांपल है? एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल अगर दूँ, जी। कैलकुलेटर को यूज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 3,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, ठीक है, और नॉर्मली आपने किसी भी फंड में लगा दिया या इंडेक्स फंड में लगा दी, जो कि लगा लो कि एवरेज फंड है, जिसमें नेट लॉस जो है ओवर द पीरियड टाइम ज़्यादा ही नहीं है, और
लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया और भूल गए, इतनी अमाउंट बेसिकली आप हर साल बढ़ा भी सकते हो, जैसे हर साल 10% बढ़ाओगे तो जब आपकी इनकम बढ़ती है या कुछ भी। बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 3,000 पे ही रखते हो जी और आप 40 साल तक लगा के भूल जाते हो, सिर्फ 15% के रिटर्न से, अगर आप ये देखो क्या वैल्यू बन रही है। 6 करोड़ 48 लाख। ये मिनिमम है। ये 3,000 पे महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ऐसा नहीं कि 40 साल के बाद 3,000 पे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ शायद चाय का कप पीने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल, पैसे लग जाने। हम्म। ये तो मिनिमम है। अगर इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ना कल को, कि अगर आप हर महीने या हर साल 3,000 के 3300 कर रहे हो, फिर उसके बाद 10% हर साल बढ़ा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट की शायद और बड़ी। देखा जाए तो अगर एक एवरेज अगर हम बना दें, क्योंकि इन फ्यूचर जब बंदा कमाता है। मैंने आपको ना मतलब लीस्ट रिस्क वाला बताया। जी जी अगर जो मैं बता रहा हूँ 20-22 साल का वो लड़का है, उसको रिस्क लेने का तो होगा, उसका रिस्क इसकी प्रोफाइल होगा, बिल्कुल। तो उसको स्मॉल कैप्स में लगाना चाहिए ठीक। फंड में, और वहां पे उसको जो रिटर्न आएगा ना, देखो कमान है 26 करोड़ का। 26 करोड़ रुपए भी ये लगा लो कि कोई बंदा बना सकता है सिर्फ 3,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके। मतलब ये कंपाउंडिंग का ना बेनिफिट है। मतलब मैं एक बात मानता हूँ, अगर अपना बिजनेस कोई कर रहा है तो बंदा 5% तो मंथली निकालता है ना। जी या किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस उसको सिर्फ 5% 100 रुपये लगा रहा है और 105 रुपये हर महीने करके दे रहा है, जी उस बिजनेस में भी कोई पैसा लगा देना और उसको कंटिन्यूसली रखे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये रियलिस्टिक फिगर्स हो सकती है, लेकिन कोई इसको अगर कंटिन्यूसली करे तो 1 लाख रुपए किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है और हर महीने उसको सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स ये लगा लो कि 60% साल का अगर वो इंटरेस्ट कहीं से अचीव कर रहा है, तो 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट किया हुआ 20 साल बाद 120 करोड़ रुपए बनते हैं। कैलकुलेटर है, यूज करके देख लो। सर ये चीज हमारे टाइम में हमें नहीं नॉलेज थी, अवेयरनेस नहीं थी, मुझे लगता है आज भी नहीं है सर इतनी अवेयरनेस। ये एक्चुअली में ना स्कूलों में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, और अब तो शायद थोड़ा बहुत फिर भी हो गया, बट लेकिन पहले के टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं। आजकल तो मेरे ख्याल सर ऑनलाइन वगैरह में और बातें होती हैं तो लोगों को समझ में जब आता है। तक जब ये ऑनलाइन चीज़ें आ गई है, इसकी वजह से लोगों को पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और लर्निंग एज में करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे को मिलते हैं जिन्होंने काम करना शुरू किया और मुझे पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं कि मैं कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि स्टॉक्स करो, म्यूचुअल फंड करो, और ये चीज़ों में इन्वेस्ट करो, लायबिलिटीज कम से कम रखो, तो ये चीज़ें चलती है। सर ये तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग चीज़ हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जा रही है लोगों की, भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। रीज़न ये है कि कुछ पार्ट अगर आप अपनी इनकम का या पॉकेट मनी का आप डाल रहे हैं ऐसी चीज़ों में, जो कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होगी, एक अच्छे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो में क्या होगा, देखो एक सिंपल सी बात है। देखो ये जो लोग सोचते हैं ना कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, तो मैं एक चीज जानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी रिस्की नहीं है। लॉन्ग टर्म में रिस्की सिर्फ ये है कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो वो सबसे बड़ा रिस्क। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात ठीक है, फिल्मी लाइन है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, वो सबसे बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हर चीज ने ग्रो करना, जी हर चीज ने ग्रो करना। और म्यूचुअल फंड कोई ऐसी चीज नहीं कि सिर्फ आपने एक कंपनी में पैसा लगाया। म्यूचुअल फंड कई कंपनियों को बुला के पैसा लगाती है, पर सारी नहीं डूबती है। हर कोई अलग अलग पेज पे ग्रो करती रहती है, अप्रिशिएट करती रहती है, डिविडेंड्स मिलते रहते हैं, तो आपको एक रिटर्न एवरेज इसलिए मिल जाता देखा जाए तो जैसा आप बता रहे थे कि आप सेल्फ स्टडी करते थे इन चीज़ों है। में। हाँ, ये मेरे को चीजें सारी सेल्फ स्टडी करके आए। और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी स्टडी करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे मान के चलो 10 साल पहले मैंने एक गाड़ी ली, मारुति स्विफ्ट, जी ठीक है, वो गाड़ी लगभग 7 लाख रुपए की मैंने ली थी। जी आज वो 7 लाख रुपए मैंने लगाया, तो 7 लाख रुपए से ज्यादा मैं उस गाड़ी पे लगा चुका हूँ। बिल्कुल उसकी मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल जाना आना, डेप्रिसिएशन भी, ना डेप्रिसिएशन अलग से बिल्कुल 10 लाख से ज्यादा वो गाड़ी में मतलब लेंगे जा चुकी है मुझसे। बट वही अगर 7 लाख रुपए मैंने उसके स्टॉक्स लिए होते मारुति के, आज वो मेरे को लगता है कि शायद 10 टाइम से भी ज्यादा हो चुके, मतलब मिनिमम से मिनिमम 70 लाख रुपए से ज्यादा मैं उससे कमा चुका था। तो मैं ये कहूँगा, ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई अगर लेट से ये एप्पल का फोन है, ये 1.5 लाख रुपए का फोन है, 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहे हो, तो एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए के स्टॉक्स भी खरीदो। अगर आप कोई लाइबिलिटी खरीद रहे हो जो डेप्रिशिएट हो जाएगी विद टाइम, उस तरह के स्टॉक्स जरूर खरीदो। उसके आप उसको बिजनेस दे रहे हो खुद, उसके बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दो, चाहे एटलीस्ट थोड़ा ही सही। पर बल्कि आज लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन या कोई भी और चीजें किस्तों पे लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, वो उल्टा ट्रैप हो जाते हैं। और आजकल तो पर्सनल फाइनेंस वाले इतना लूटते हैं ना। सबसे बड़ा ट्रैप है
डेट में अगर कोई ट्रैप है, दैट इज क्रेडिट कार्ड। जो मैं आपके जो चैनल है इसके थ्रू बताना चाहूँगा, आपके पॉडकास्ट के थ्रू, कि कभी नहीं लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड्स नहीं क्रेडिट कार्ड, कभी नहीं यूज करना। वो सबसे आपका लास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, और उसको भी टाइमली पे कर देना चाहिए। टाइमली पे करने की कैपेसिटी हो तो उसको यूज करना चाहिए, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट सर क्योंकि वो लोगों को ना सही यूज नहीं करना। रीजन आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बट क्या होता है कि अगर मैं खुद की बात करता हूँ कि जब मैं अर्निंग में आ रहा था, जैसे मेरे को स्टार्टिंग में जब मैंने गाने वगैरह किए तो 1,00,000 1,50,000 रुपये हम लोग बना रहे थे, हमारी टीम बना रही थी आराम से। बट हो क्या रहा था कि नीड बहुत ज़्यादा थी, जैसे मेरे को आईफोन लेना है, एंड क्योंकि हम उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो हम यूज़ भी कर पाते हैं। पर मुझे लग रहा था कि एक बहुत आसान तरीका है कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी के थ्रू उस मोबाइल को ले लें और अपना पर्पस सॉल्व कर लें। तो कहीं ना कहीं वो इजी लगता है, वो कह सकते हैं ना कि एक लालच होता है ना, वो खींच लेता है और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उससे भी कैसे निकले हम उस, क्योंकि वो भी आपको पता है कि तो ये सारी चीजें ये चीजें खींचती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आती हैं। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको नॉलेज होती है, मैं ये बात बोलूँगा कि जैसे हम क्या होता है कि बीमार होते हैं जी तो हम एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाता है, फिर बुखार है तो मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही जब हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, या हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना, जी एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर के पास शुरू से ही जाना चाहिए। जी शुरू से ही जाना चाहिए और उसकी गाइडेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उससे रेगुलर सीखना चाहिए जी कि क्या चीज़ें सही है क्या नहीं सही है। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज इंडिया में बहुत कम है फाइनेंशियल प्लानर, जो एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानर है। फाइनेंशियल प्लानर बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं, जी जैसे कुछ लोग LIC करवा लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमने उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली कि इतने कि इनको बाद में मिल जाएंगे पैसे, लेकिन वो लिटरली उन्हें ट्रैप है। ओके वो भी ट्रैप है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करके रिटर्न कैलकुलेट करो तो आपकी शायद इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता, आपके FD के इंटरेस्ट रेट नहीं बीट करते, जी तो आपका पैसा वो घटता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि जितने टाइम बाद वो आपको पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। सर तो आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे बचें, बच्चे हाँ तो उसके लिए सही फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके कि आप उससे बच सके। आप मतलब बचपन से ही अपने बच्चों को, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि बचपन से ही अपने बच्चों को डेट से बचना सिखाएं, या डेट का सही इस्तेमाल करना। और उसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेटर्स की ज़रूरत है आज इस मार्केट में, इंडिया में तो बहुत कम है, तो एनकरेज करना चाहिए फाइनेंशियल प्लान। सर ये डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक कम उम्र से कैसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए और कैसे अपने पैसे बचाने चाहिए और कंपाउंड का यूज़ करके उसको पैसे डबल ट्रिपल जो भी कई गुना वैसे कर सकते हैं। बट अब मैं बात करूँगा सर न्यू पेरेंट्स की, जो कि हाल में ये समझ लीजिए कि उनके बच्चे भी छोटे हैं एंड उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, और वो कहाँ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उनको आने वाले टाइम में उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए उनके पास एक काफ़ी अच्छा मनी उनके पास रहे। तो उसके बारे में कुछ बताइए मेरे को। बच्चों के लिए, बच्चों से इन्वेस्टमेंट से पहले आती है प्रोटेक्शन। जी कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आती है प्रोटेक्शन, कि आप बेसिकली अगर आप जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कैसे रहेगी कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो आप उसको बीच में निकाल तो नहीं लेंगे, ठीक है। अदरवाइज उस इन्वेस्टमेंट करने का जो पर्पज है, जो गोल है, वो बीच में खत्म हो जाएगा। उससे पहले आती है प्रोटेक्शन। तो जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर या फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपकी जो प्रोटेक्शन आती है, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है फैमिली का, कि आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाएगी तो क्या आपके पास फंड है, अगर नहीं है तो आपने उसको हेल्थ इंश्योरेंस से कवर किए। फिर दूसरा आ जाता है कि आपके ऊपर सारा का सारा परिवार डिपेंडेंट है, या जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, कल को उनको कुछ टाइम के लिए कुछ हो जाए तो वो बेड पे हो जाए या कुछ हो, मतलब वो इनकम कहाँ से आएगी। उसके लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। या आपको कुछ हो जाए खुदा ना खाए, या किसी पेरेंट को कुछ हो, तो वो एक बच्चे की लाइफ टाइम के लिए वो फंड कहाँ से आएगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस,
ये चीज़ें पहले प्रोटेक्शन का पार्ट है, ये चीज़ होनी चाहिए। जी। पर्सनल एक्सीडेंटल भी इसका ही पार्ट है, इंश्योरेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले आती है प्रोटेक्शन। तो आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन इंश्योर करना है कि आप उतना पैसा प्रोटेक्शन में दे रहे हैं, सफिशिएंट पैसा। ऐसा नहीं कि कंपनी की साइड से आपका 5 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है, चल रहा है। आजकल मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उतने फंड होने चाहिए कि आपकी पूरी फैमिली अगर एक अच्छी मतलब ये लगा लो कि बड़ी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उसको कवर कर सकोगे, या आपको कुछ हो जाए तो आपने मान के चलो आपने नहीं रखा है सिर्फ 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस, 20 लाख कितनी देर चलेगा, कुछ भी देर आज के टाइम में तो चलेगा नहीं, तो आपकी फिनिशिंग ज़्यादा है, तो उतना होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है इन्वेस्टमेंट जी। कि कहाँ पैसा ब्रेक करे, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ सेव रहेगी ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी बीच में ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे लंबे टाइम के लिए होगी। जी, जी। ठीक है, तो कई सारे सरकारी योजनाएं भी हैं, सरकारी भी हैं, और कई जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि छोटे बच्चों के अगर हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म करनी है, और उसको चाहे छोटी करिए लेकिन कंटिन्यूसली करिए। जैसे अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है और बच्चों की इन्वेस्टमेंट भी करनी है और लॉन्ग टाइम में, जैसे बच्चों स्पेशली गर्ल चाइल्ड की अगर बात करूँ, सुकन्या जी। योजना है। ठीक है, मैं पर्सनली अपनी बेटी के लिए करता हूँ। जी। और उसके बाद ऑप्शंस आ जाती हैं म्यूचुअल फंड की। अगेन म्यूचुअल फंड की ऑप्शन सबसे अच्छी ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्मॉल कैप्स मिड कैप बच्चों के हिसाब से कर लीजिए। फिर आ जाता है बच्चों के लिए आपने गोल्ड की प्लानिंग की है, फिर उनको गोल्ड से बहुत प्यार होता है, लेडीज़ को गोल्ड से बहुत होता है कि बच्चों की शादी के लिए गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी। और गोल्ड एक सेफ हेवन भी बोलते हैं। बिल्कुल। अगर मार्केट क्रैश भी कर दे, सब कुछ भी हो जाए, तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड अप जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ये ट्रेंड है कि गोल्ड को सेफ हेवन बोलते हैं, गोल्ड एक रियल करेंसी है। बिल्कुल सर। तो आपको कुछ पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए, और आजकल पैसा आपको गोल्ड में लगाने के कई सारे तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जल्द से जाके गोल्ड पर आगे में कहना है या बिस्किट लेना है, फिर उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, कल को मिसप्लेस हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसा नहीं है। आप डिजिटली गोल्ड ले सकते हैं, ETF ले सकते हैं, गोल्ड ETFs ले सकते हैं, जी। गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। ऐसी सरकार उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देती है, प्लस उसका चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। जितनी अमाउंट का आप चाहें उतनी अमाउंट का ले सकते हैं। कम पैसे हैं तो कम भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सुनार के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे गोल्ड लेने के 1 तोला लेने के तो पैसे नहीं है, या कम लेने के तो पैसे नहीं है। तो गोल्ड जो है, और उसमें क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ा ओके। और सिक्योरिटी कॉस्ट भी नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी रेस्ट में यही बोलूँगा कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी लायबिलिटीज़ अभी कितनी है, कौन से डेट अगर हैं तो कौन से डेट को पहले पे ऑफ करना है, ख़त्म करना है। फिर उसके बाद ऐसा ना हो ना कि आप कहीं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं और आपने किसी जगह पैसा लगाया हो, वहाँ से कम पैसा आ रहा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट भी आपको ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए इसकी सही सलाह तो ये है कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए, अच्छे जो कि ये लगा लो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो, जी। वहाँ जाना चाहिए आपको, और उससे बेसिकली आपको सलाह लेके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके फिर इन्वेस्टमेंट करें। सर हमने अलग-अलग सेगमेंट के या एज की बात करें, हमने उनकी बात की कि 22 साल का अगर किसी की एज है तो उससे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करना चाहिए। एंड अब मैं बात करूँगा सर कि अगर किसी एक पर्सन के पास काफ़ी अच्छा अमाउंट है, बट वो स्टॉक मार्केट से बहुत नेगेटिव है, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं अखबारों में, न्यूज़ में कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए कर दिया, बहुत गलत डिसीजन भी लिए, जैसे सुसाइड तक भी लोगों ने इस चीज़ के पीछे कर रखा है। और एंड कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में, जैसे मेरे मन में देखिए या फिर जो भी कैमरे के पीछे हैं उनके अंदर भी एक नेगेटिविटी है, डर है, हाँ डर है कि स्टॉक मार्केट में डालेगा मतलब भाई पैसा डूब भी सकता है, लॉस क्योंकि हम हुआ है, जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसके अगेंस्ट अगर हमें जाकर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते स्टॉक मार्केट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अपना, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, लमसम पैसा है, और आप डाल सकते हो और आपको अच्छी एक रिटर्न मिल सकती है, दैट इज रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा, आपको सही बताओ तो 90% से ज़्यादा लोग जो बिलियनियर है, बिलियनियर है, जिन्होंने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, वो थ्रू रियल एस्टेट की है। लोगों ने
ज़मीनें ली, किसी ने प्रॉपर्टियाँ बनाई, शोरूम्स बनाए। तो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना, जी। वो प्रॉपर्टी से बनाया लोगों ने पैसा। जी। पैसा वैसा मेजरली आज की सिनेरियो में सब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने क्रिएट किया है तो वो रियल एस्टेट में क्रिएट किया है, दूसरा स्टॉक मार्केट, जी। तीसरा है आईटी, ओके। जैसे फेसबुक और ये सब जाइंट्स हैं, गूगल है, इन्होंने मतलब इतना पैसा जनरेट किया है कि शायद ही किसी ने। तो जो परसेंटेज है ना रियल एस्टेट वालों की वो बहुत ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा लोगों ने, इवन लगा लो 99% लगा लो, जितने लोग हैं ना एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की है वो सारे की रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट रियल एस्टेट में क्या है, बहुत हैवी फंड्स, ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए। आज के टाइम में अगर मोहाली या चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करें जी। तो करोड़ों रुपए में भी कुछ नहीं आता। जी। या मान के चले कि एक मिडिल क्लास को अगर आज एक घर लेना है तो 1 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए, बिल्कुल। अगर अच्छी लोकेशन पे उसको घर लेना है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। जी। बट कोई ट्रेडिशनली से जाके हट के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, करना भी रियल एस्टेट में चाहता है, तो रेट्स आते हैं। ओके। रियल एस्टेट इक्विटी ट्रेडिंग फंड, ओके। ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है 1000 रुपए से भी, 500 रुपए से भी। अच्छा। वो सारे जो रेट्स फंड्स होते हैं वो आगे रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, ओके। रेंटल इनकम में, ऑफिस स्पेसिस में, जहाँ से वो रेंटल जो जनरेट होता है वो आगे फिलहाल डिविडेंड बांट देते हैं। तो ये सेफ बहुत। हाँ, पूरा रेगुलेटरी से सारा का सारा चलता है, सेबी इसको रेगुलेट करती है और पूरे फंड मैनेजर्स होते हैं इसके, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। जी। तो कोई रिट्स के थ्रू भी कर सकता है, कम पैसे वाला भी कर सकता है, ज़्यादा पैसे वाला तो ऑफकोर्स अपनी पर्सनल एसेट लेके करके प्लान करके कर सकता है। जी। और रियल एस्टेट एक अच्छा तरीका है। और इसके अलावा अगर किसी को स्टॉक्स में अगर करना है, लेट्स से वो स्टॉक्स में लमसम करना है, उसको किस तरीके से करना चाहिए। लेट्स से अब कोई पहले से नहीं कर पाया लेकिन आज उसके पास एक साथ कहीं से पैसे आ गए हैं, वो चाहता है मैंने म्यूचुअल फंड तो SIP लोग करते हैं या अलग अलग फंड में डाल देते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड में जिसको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर चाहता है कि डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना, डायरेक्ट स्टॉक में मतलब ये लगा रहा हूँ, कहता है यार मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं लगाना चाहता, मैं खुद अपनी पर्सनल चॉइस के स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, तो उसको किस तरीके से कैटेगराइज करनी चाहिए। तो मैं ही सजेस्ट करूँगा, पहली बात तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रखनी, सारा पैसा स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए, सारा पैसा रियल एस्टेट में होना चाहिए। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी इशू है, स्टॉक्स में लिक्विडिटी इशू भी है, ठीक है। सारा पैसा उसका गोल्ड में नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करके होना चाहिए उसका पैसा। और जैसे लमसम पैसा उसको अब एक स्टॉक्स में डालना है तो उसको क्या करना चाहिए, एज ए बिगिनर और एज ए निकालो न्यू कमर, उसको क्या करना चाहिए, ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, जो अच्छी कंपनीज के शेयर्स होते हैं इंडिया में, लगा लो कि जो सबसे अच्छी कंपनीज है उनको बोलते हैं ब्लू चिप शेयर्स। तब वो शेयर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, गूगल से आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, उन कंपनियों को सिलेक्ट कीजिए जिनको आप बहुत साल से देख रहे हैं मार्केट, लाइक रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ब्रांड है इन लोग। तो ऐसी कंपनी जिनके आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं, तो ऐसे कंपनी आप लीजिए, उनमें इक्वल अमाउंट, जैसे एग्जांपल लेते हैं लाख रुपए, किसी ने लाख रुपए लगाना है, आपने 10 कंपनी आइडेंटिफाई की, तो हर एक में आप 10,000 रुपये लगा, ओके, लमसम लगा दीजिए और उसको रेगुलर वॉच भी कीजिए कैसे के रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टरली। लेकिन वो जो ब्लू चिप कंपनी है वो आपको नुकसान नहीं देती, आपको एक ही कंपनी के अंदर सारे पैसे नहीं लगाने। ट्रेडिंग के अंदर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, जिनको नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, आपने बोला कि ऐसा नुकसान हो गया वैसा नुकसान हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब ये लगा लो कि मार्जिन पे कुछ पैसा दिया, लेट्स से लाख रुपए दिया तो 10 लाख के स्टॉक्स ले लिए जी, और कैलकुलेटिवली लिए एक ही कंपनी के ले लिए, तो कभी सडन रिजल्ट खराब आए तो कंपनी टूट जाती है, स्टॉक गिर जाते हैं, तो पैसा गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर वो सब लोग मार्केट को दोष देते हैं। इसमें मार्केट का तो कोई दोष नहीं है, आप अपना रिस्क नहीं डिसाइड कर पाते कि आपको कैसा करना है, तब गलत तरीके से काम करते हैं, इसीलिए आपको नुकसान होता है। तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको तरीके से किया जाए, तो इसके जितना पैसा बनाने की क्षमता किसी में नहीं है। मतलब 3 ही प्रोफेशन मैंने बताया, रियल एस्टेट, IT और स्टॉक मार्केट, पैसा अच्छा बना सकते। मतलब अगर किसी को बिलियनियर बनना है तो ये वो रास्ते हैं जिसके थ्रू होते हुए वो अपने
लाइफ में वो बहुत अचीव कर सकते हाँ, और ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए कि आपकी वेल्थ को देखते हुए होना चाहिए कि किस तरीके की आपका रिस्क प्रोफाइल है, आपकी अभी अदर लायबिलिटीज़ क्या है। आप कभी भी क्या होगा कि इसको अगर आप बिना कैलकुलेशन के करोगे, आप अननेसेसरी रिस्क लोगे और कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लोगे, तो आप नुकसान है। रियल एस्टेट भी हर एक के लिए नहीं है कि हर कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा तो उसका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में भी नुकसान करते हैं क्योंकि उनको रियल एस्टेट सिर्फ दूर दूर से पता है कि प्रॉपर्टी होती है। हर एक प्रॉपर्टी वैसा रिटर्न नहीं देके जाती, कुछ प्रॉपर्टियाँ डेड भी हो जाती है। जैसे अगर आपने कोई अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी नहीं ली है और आपने कोई ओवर प्राइस प्रॉपर्टी नहीं ली है, कोई प्लान प्रॉपर्टी नहीं ली है, तो वहाँ पे नुकसान भी होते हैं लोगों को। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में भी नुकसान करके बैठे हैं, जैसे लोग आपने बोला स्टॉक्स में नुकसान करते हैं। मेरे को ऐसे कई सारे लोग पता है जिन्होंने प्रॉपर्टी में नुकसान किए। सर। मैं ऐसी बात पे आने वाला था कि जो रियल एस्टेट आप जैसे कह रहे हैं कि कई लोगों को नहीं पता होता, तो मैंने काफ़ी बार सुना है कि कुछ लोग ने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की और बहुत अच्छा अर्न किया, पैसे बनाए। बट कुछ कईयों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो जो बिल्डर्स होते हैं वो भाग गए या वो बैंकक्रप्ट हो गए या कुछ ऐसे सुनने को मिलता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम कि कौन सा बिल्डर बेस्ट है जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें? देखो, एज इंडिविजुअल आप अगर नए हो मार्केट में तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। जी। तो बेटर होगा कि आप पहले, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाते हो। आप किसी रियल एस्टेट एडवाइजर, ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर को, जो काफ़ी सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं और जिनको आप भी जानते हैं, उनके थ्रू जाए। पहली बात, वो आपको 90% तो आपको वहाँ से वो बचा लें किसी लॉस से। कोई बिल्डर अगर खराब है तो ऑलरेडी आपको वहाँ लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई रियल एस्टेट एडवाइजर ही आपको गलत फंसा दे, जी बिल्कुल। ठीक है। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन आप पहली बात तो रिसर्च जो कीजिए ना, एक की बजाय 4 लोगों से कीजिए, ठीक है। रिसर्च करने के लिए आपने एक एडवाइजर से पूछा, दूसरे से पूछा, आपने रिसर्च कर लिया उस बिल्डर के बारे में। रिसर्च अगर मार्केट थोड़ा सा करेंगे तो आपको उसकी रेपुटेशन का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। फिर भी उसके बाद ये सारी आप ये वॉच कीजिए कि क्या उसके प्रोजेक्ट के अंदर रह रहा है, क्या वो कंप्लाइंस प्रॉपर फॉलो कर रहा है, क्या उसकी प्रीवियस कमिटमेंट्स फुलफिल हुई है, क्या प्रीवियस उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आप अननेसेसरी रिस्क बचा सकते हैं। बट कई लोग इसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग इसके अंदर भी होती है। और हम रियल एस्टेट में भी ट्रेडिंग होती है कि आपने 25% पैसा दिया और एक प्रॉपर्टी बुक की, 10% पैसा दिया और बुक की, 25% पैसा देके बुक किया। तो उसमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से पैसा बनाना चाहिए, वो भी जब तक आपके साथ कोई मास्टर नहीं है, जी बिल्कुल। आपको खुद रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ट्रेडिंग लोग अक्सर करते हैं, वो प्री लॉन्च स्टेज पे प्री लॉन्च में हम करते हैं, लेकिन हमें इतने सालों बाद इसमें काम करने के बाद हमें पता चला कि कौन से प्रोडक्ट में ट्रेडिंग हो सकती है, क्या एंट्री लेवल्स हैं, क्या एग्जिट लेवल्स हैं, किस प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस प्रोजेक्ट में नहीं करनी चाहिए, कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। तो अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि एक एडवाइज़र का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, और मैं ये कहूँगा एक एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब रियल एस्टेट में अगर देखा जाए एक रिलेटर आप हायर करें जो रेपुटेटेड हो, रियल्टर अच्छा होना चाहिए, है ना, उसके साथ आप आगे बढ़े तो शायद नुकसान ना होने के चांसेस ज़्यादा हो। मतलब वो आपको ना गलती करने से बचा लेगा। जी बिल्कुल। हो सकता है कि देखो, प्रॉफिट लॉस क्या है, वो बिजनेस का पार्ट है। बिल्कुल। कभी हो सकता है मार्केट वैसी ड्राइव नहीं कर रही, उतना प्रॉफिट रहा हो, स्लम्प आ जाए, रुक जाए, लेकिन वो आपको नुकसान होने से, मेजर नुकसान होने से बचा लेगा। वहाँ आपका पैसा बच। अब सर मेरा प्रश्न रियल एस्टेट के ऊपर ही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि काफ़ी ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे एक फ्लैट हो गए, प्लॉट्स हो गए, फार्म हाउसेज की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो इन सब में से बेटर क्या चीज़ है जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। किसी को मंदिर में रहने के लिए चाहिए तो वो फ्लैट लेगा, वो इन्वेस्टमेंट भी होगी, उसके संग की। लेकिन अब ऑलरेडी वो बंदा, ऑलरेडी उसका घर है, दुकान है या जॉब कर रहा है, उस दुकान की जरूरत नहीं है और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगेन फिर वही डिसाइड, वो उसको उसकी डिपेंडेंसी की, उसको बेसिकली एक रेगुलर इनकम चाहिए कि क्या चाहिए। रेगुलर इनकम चाहिए तो उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो अच्छी किराए पे चढ़ जाए या किराए पे ऑलरेडी चढ़ी हो, ठीक है। या उसको किराए की जरूरत नहीं है, इनकम उसकी ऑलरेडी अच्छी है,
उसको एक अच्छी एप्रिसिएशन की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जैसे लैंड हो गया, कोई फार्म हाउस की अगर लैंड मिल रही है, या कहीं किसी जगह ऐसी जगह जहाँ पे नई डेवलपमेंट आ रही है, कोई नया शहर प्लान हो रहा है बस में, वहाँ पे जमीन लेके खरीदनी चाहिए, प्लॉट प्लॉट लेना चाहिए, तो उस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी चाहिए। सर आप रियल एस्टेट की हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और आप बड़े सिंपल तरीके से आप सारी चीज़ बता पा रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कितने लंबे टाइम का है रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में मेरा एक्सपीरियंस लगभग 8 साल हो गए। 2024 से मैं, हाँ, 2015 से लेकर 2024 मेरा ये 8 साल एक्सपीरियंस रियल एस्टेट का। इससे पहले मेरा सारा इन्वेस्टमेंट का ही एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले मैंने को बताया कि मैंने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, उन चीज़ों से निकला हूँ, और खुद का एक घर लेने का जो डिसीजन था मेरा, उससे बहुत कुछ सीखा हूँ। किस तरीके से ट्रैप होती है, लोग किस तरीके से डीलर आपको फंसाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ये जो एक्सपीरियंस आया है, ये मतलब बड़ा ज़्यादा टाइम लगा के आया। सर इतने साल का एक्सपीरियंस में आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, रियल एस्टेट में भी उतार चढ़ाव देखे होंगे, 10 चीज़ें आपने कहीं ना कहीं फील भी की होंगी, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने महसूस की होंगी। तो मुझे बताइए कि इन 8 सालों में आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास क्या ग्रोथ देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक इंसान इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छी फ्यूचर में अप्रिसिएशन उसे मिल सकती है? तो आपका क्या व्यू है इसके इसके पीछे? देखो, पिछले अगर मैं 10 साल का रियल एस्टेट देखूँ, जी। जो मैंने देखा ट्राई सिटी के अराउंड, स्पेशली मोहाली सराउंडिंग में, मोहाली क्या है कि अगले 30 साल के लिए 50 साल की प्लानिंग के हिसाब से आज बन, जैसे चंडीगढ़ आज से 60 साल 70 साल प्लान होके पहले बना, 70 साल पहले प्लान हुआ, बिल्कुल। फिर बना। सारी सड़कें इंटरकनेक्टेड हैं, सारे सेक्टर इंटरकनेक्टेड हैं, सारी की सारी डेवलपमेंट जो प्लान्ड डेवलपमेंट है। ओके। इसीलिए चंडीगढ़ की जो ग्रोथ है वो हमेशा ऐसे रहेगी, जी। या बाकी जगह से महंगा है चंडीगढ़, इसीलिए क्योंकि वो प्लान्ड है। जी। ऐसे ही मोहाली जो एरिया आज के टाइम पे बन रहा है, वो सारा का सारा प्लान्ड एरिया है। या पंचकुला एक्सटेंशन 2 जो बन रहा है, एक्सटेंशन बन रहा है, या पंचकुला जो भी बना है, ये सारा का सारा एज पर प्लानिंग बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इस तरीके की प्लानिंग से चीज़ें बनती हैं, और मोहाली की स्पेशली अगर बात करूँ, जब से ये लगा लो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे अनाउंस ही हुआ था, अभी तो जी। बना तो कुछ साल पहले ही है, लेकिन जब से ये अनाउंस ही हुआ था तब से ही यहाँ पे तेजी लगातार। मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जहाँ पे हर साल मोर देन 60% की अप्रिसिएशन हर साल आती है रियल एस्टेट इसी एयरपोर्ट रोड पर। और कमिंग टाइम में बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं PR7 PR7 एयरपोर्ट रोड की बात जी। कर रहा हूँ, इसके आसपास की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कमिंग टाइम में, मतलब अगर आप बात करूँ तो आपने गुड़गांव देखा था, जी। गुड़गांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद गुड़गांव एक गांव होता था, इट वाज लिटरली एक गांव। हाँ जी। लेकिन आज के टाइम पे आफ्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो गांव गुड़गांव जो है ना, वो एक मेट्रो सिटी है, बहुत- बड़ी बहुत- बड़ी सिटी है। जी। ठीक है, इसी तरीके कमिंग टाइम में मोहाली जो है वो एक हब बन जाए जी। इन्वेस्टमेंट की, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे निकल के आए, एक एज सिटी ये इंटरनेशनल सिटी बेसिकली काउंट होगा। जैसे आपने सुना होगा दुबई है, दुबई जी। कंट्री हो गई, दुबई हो गया, आपने मैक्सिको सुना होगा, आपने यूएस में अपना न्यूयॉर्क सिटी आपने सुना। जी। जी। ऐसे ही मोहाली इंटरनेशनल लेवल पे निकल के आएगा, क्योंकि जो इसको मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये लगा लो कि 4 स्टेट ऑलरेडी कनेक्टेड है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, ये सारा यहाँ पे कनेक्ट करता है। बहुत बड़ा आईटी अब यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, आ चुका है, बहुत सारे कॉर्पोरेट आ चुके हैं, बहुत बढ़िया प्लानिंग है गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटीज काफ़ी यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी जी। स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। और जितना भी यहाँ का जो यूथ है, बेसिकली इंडिया की खास बात है यहाँ का यूथ। जी। यहाँ की यूथ पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, इसी वजह से इंडिया की ग्रोथ भी अच्छी है। जी। तो मैं कहूँगा मोहाली रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आसपास के लोग, पंजाब से कोई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हरियाणा से, तो मैं मोहाली में इन्वेस्टमेंट कर, मोहाली के आसपास करनी चाहिए। जो जिन लोगों का मोहाली का बजट है, मोहाली में करनी चाहिए, मोहाली के सराउंडिंग में। बेसिकली कहने का मतलब ये कि एयरपोर्ट के 30 किलोमीटर के रेडियस में
लगभग सब जगह एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है। तो सर काफ़ी कुछ आपसे बातें की एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला एंड समझ में आया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट आगे फ्यूचर में होने वाला है। रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हमें मिली। पर मैं पर्सनली एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि तजुर्बे की बात की आपने, हर चीज़ में एक चीज़ वर्डिंग यूज़ कर रहे थे कि 14 साल, 15 साल, 20 साल, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है। बट अगर उस हिसाब से देखें और अगर हम ये वीडियो हटा दें, सिर्फ आवाज़ सुनाएं, तो लोगों को शायद लग सकता है कि यार कोई ऐसा इंसान है जिसकी 40-45 की साल की उम्र की होगी, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेना एक लंबा टाइम अरसा निकल जाता है। और मुझे नहीं लगता कि सर आपकी बहुत ज़्यादा ही एज है, तो आप मेंटेन कैसे करते हैं अपने आप? मेंटेन कैसे करते हैं? ये एक्चुअली क्या है कि देखो, एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है, ये इतने साल का तजुर्बा काम कर करके आया, लेकिन उसके अलावा ना, मैंने आपको जैसे पहले भी आपको हिंट दिया कि मेरे अंदर कोई मैं बेसिकली कोई नशा या किन चीज़ों से दूर, पहली चीज़ तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये आज के टाइम पे होना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने आप को मेंटली कैसे फिट रखते हो, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सिचुएशन के लिए। लाइफ में, सबकी लाइफ में क्राइसिस आते हैं, सबकी लाइफ में बिजी होते हैं लोग, अपने काम में बिजी होते हैं, स्ट्रेस भी आता है, लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे मेरी हेल्दी हैबिट्स मैंने बताया कि खाने की हैं, खाने की मीन्स ही लगा लो, मैं अनहेल्दी चीज़ें नहीं लेता हूँ, वैसे ही मैं हेल्दी चीज़ें खाने की तरफ भी जाता हूँ और हेल्दी रूटीन फॉलो करता हूँ। लाइक सुबह जल्दी उठना, यूजली गर्मियों में मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, सर्दियों में लगभग 5-6 बजे उठता हूँ। सुबह उठ के अपना योगा करना, मेडिटेशन करना, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। और दूसरा इसके अलावा हेल्दी खाना खाना, मैं जंक फूड यूजली नहीं खाता। एक टाइम पे मैंने खाया है, बट उससे मेरी सेहत खराब हुई है, फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो मैंने उसको छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे घर में ना मेरे बच्चे खाते हैं, कोई भी नहीं खाता है, इवन चीनी तक, वाइट शुगर तक भी मैंने करती यूज़। और अच्छा हेल्दी खाना, सैलड खाना, सैलड मेरा पिछले 15-20 साल से रूटीन है कि मैं खाने के साथ डेली सैलड खाता ही खाता। सैलड खाना, फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। आप सुबह मॉर्निंग में मैं फ्रूट्स लेता हूँ, जूस लेता हूँ, स्पेशली स्मूदीज लेता हूँ। ये मेरी बेसिकली लगा लो कि बेसिक रूटीन है। और रात को टाइमली खाना खा, शाम को 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेना, अदरवाइज कोई लाइट मील। तो सर इस सारे पॉइंट को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज रियल। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को सही रखते हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी आप अच्छे दिख पाए, स्ट्रॉन्ग रह पाए, मेंटली भी, फिजिकली भी। एंड बहुत ज़रूरी होता है सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ हमें हमारे साथ शेयर किया, अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए थे। अरे आपका, आपने बुलाया मुझे ताकि मैं अपनी नॉलेज को लोगों तक शेयर कर सकूं, थोड़ा जितनी भी मुझे याद है मैं थोड़ा सा लोगों को बता सकूं। बस मेरा एंड में लोगों को यही मैसेज है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन सबसे ऊपर है आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली। जी, तो उनका ध्यान रखिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ये लाइफ का मतलब है कि आप खुश रहिए, बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर। तो हमारा ये पॉडकास्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट करके हमें बताएं। आपके कुछ सवाल हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय।